गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, क्या गवाहों के बिना वसीयत वैध है? जी हाँ सर, गवाहों के बिना भी वसीयत वैध है और गवाहों के साथ भी वसीयत वैध है। दोनों के लिए कानूनी स्थितियां अलग अलग हैं, हालात और परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसके लिए हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 65, 66, 59 और 63 को समझना होगा। प्रिविलेज्ड विल और अनप्रिविलेज्ड विल, जिसे विशेषाधिकार वाली विल और विशेषाधिकार रहित विल कहते हैं, इन दोनों को हमें इसके लिए समझना होगा। विशेषाधिकार विल जो होती हैं, जिसे प्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है, ये विशेष कंडीशनों में लागू होती हैं। जैसे कि शब्द विशेषाधिकार से ही हमको पता चलता है कि ये विशेष अधिकार वाले लोगों पर लागू होती हैं, जिसमें इस सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक जो युद्ध के मैदान में लगे हुए हैं या आपातकाल में या किसी युद्ध से संबंधित कार्य के नियोजन में लगे हुए हैं और 18 वर्ष की उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, तो इस प्रकार की वसीयत करने का विशेष अधिकार करने वाले लोगों को विशेषाधिकार विल कहते हैं, जिसको प्रिविलेज्ड विल भी कहते हैं। और ये मौखिक भी की जा सकती है और लिखित भी की जा सकती है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि यदि युद्ध के मैदान में सुरेश नामक व्यक्ति उसके दो साथियों से मौखिक तौर पर यह कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को दे दी जाए। युद्ध में सुरेश की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तब ऐसी दशा में उसके द्वारा की गई मौखिक वसीयत मान्य होगी और उसके द्वारा जो संपत्ति की घोषणा मौखिक वसीयत में की गई थी वो उसकी पत्नी प्राप्त करेगी। लेकिन यदि सुरेश सही सलामत हालत में वापस लौट आता है तो उसको जो वसीयत है, यदि वो उसको आगे मान्यता देता है तो मान्य होगी, वरना उसको सामान्य वसीयत करवाना होगी। सामान्य वसीयत क्या होती है? जो विशेषाधिकार विल से हटके जितनी भी वसीयत की जाती हैं उनको सामान्य वसीयत कहते हैं, उन्हें अनप्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है। धारा 66 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में विशेषाधिकार वाली विलों के निष्पादन के तरीके बताए हैं और उसमें यह भी बताया है कि यह वसीयत मौखिक तौर पर भी की जा सकती है और लिखित तौर पर भी की जा सकती है। इसमें इन दोनों धाराओं में विशेष अधिकार वाली विल को काफी लचीला और सरल बनाया गया है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति के दौरान उन लोगों के द्वारा की जाती है, तो इसमें इसको बिना गवाहों के भी इसको मान्य किया जा सकता है, मौखिक भी इसको मान्य किया जा सकता है, लिखित भी इसको मान्य किया जा सकता है। लेकिन जो सामान्य वसीयत है उसमें कठोर कानून के नियमों का पालन करना होगा। यदि आपने कठोर कानून के नियमों का पालन नहीं किया तो वो वसीयत मान्य नहीं होगी। वो कठोर कानून के नियम क्या हैं? वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 में बताए गए हैं। धारा 59 में जो अनप्रिविलेज्ड विल है, जिसको सामान्य वसीयत भी कहते हैं, उसके करने वाले व्यक्ति की योग्यता और उसमें गवाहों के बारे में बताया गया है। धारा 59 में ये बताया गया है कि वसीयतकर्ता को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और 18 वर्ष उसकी उम्र होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क से आशय यह है कि वो जो वसीयत कर रहा है, उस वसीयत में जो लिखा जा रहा है, उसके मरने के बाद उसका क्या परिणाम होगा और उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी, ये पूरा उसको ज्ञान और समझ होना चाहिए। वो बीमार नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बेहोशी की हालत में नहीं होना चाहिए या मरणासन हालत में नहीं होना चाहिए। मतलब वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वो हर चीज को समझ रहा हो कि उसके द्वारा जो वसीयत की जा रही है वो किस प्रकार से प्रभाव रखती है और किस प्रकार से उसको असर में लाया जाएगा। ये तो सर हो गई धारा 59 के तहत वसीयतकर्ता की योग्यता। जो सख्त कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा सामान्य वसीयतों में, वो बता रहा हूं सर मैं आपको। दूसरी है सर धारा 63, जिसमें वसीयत में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। दो गवाहों की उपस्थिति। वसीयतकर्ता उन दोनों गवाहों के समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेगा और वसीयतकर्ता के दोनों गवाह भी वसीयत पर दस्तखत करेंगे। ये सर नेसेसरी है और कंपलसरी है। यदि ये कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो वह वसीयत कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गवाह है सर, इसमें धारा 63 के तहत जो गवाह बताए गए हैं, यदि अदालत में किसी भी प्रकार का मुकदमा जाता है वसीयत से संबंधित, उसके उत्तराधिकारियों में विवाद पैदा होता है, तो ये दो गवाह, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इन्हें अदालत में जज साहब के सामने गवाही देना होती है कि वसीयतकर्ता ने उनके सामने दस्तखत किए हैं
और वसीयत में जो लिखा है पूरे होशो हवास में लिखा है, और यही वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा थी, और ये सही सही लिखा गया है। ऐसा ना हो कि वो अदालत में जाकर मुकर जाएं और गवाही देने से मना कर दें, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वसीयत डाउटफुल हो जाएगी, और ऐसी वसीयत को पूरी जांच पड़ताल के बाद अदालत के द्वारा अमान्य भी किया जा सकता है। इसलिए वसीयत में आप जो भी गवाह रखें वो पूरे सोच समझ कर रखें। जो आपके विश्वसनीय विश्वास पात्र लोग हैं, आप उन्हीं लोगों को वसीयत में गवाह रखें, ताकि इन फ्यूचर आपकी वसीयत आपके मरने के बाद आपके सही उत्तराधिकारियों के पास पहुंच सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने वसीयत में 2 गवाह रख लिए, अब वो जो गवाह है वो आचरण से बदमाश और शातिर किस्म के लोग हैं, फर्जी किस्म के लोग हैं। आपकी मृत्यु के बाद वो विपक्षी पार्टियों से मिल गए जो फर्जी तरीके से आपकी संपत्ति को खाना चाहते हैं। अदालत में जब मुकदमा गया, वो पैसे लेके या किसी भी प्रकार से अपने गवाह से बदल गए। अब ऐसी स्थिति में सर आपकी जो वसीयत है, जो आपके बेटे बेटियों में और असली उत्तराधिकारियों में मिलना चाहिए थी, वो ना मिलते हुए डिस्प्यूटेड हो गई सर। तो ऐसी दशा में आप गवाह विश्वसनीय रखें, और ज्यादा वृद्ध गवाह अगर आपने 100 90 साल में की उम्र में अगर आपने वसीयत की और 90 साल के गवाह भी रख लिए, क्योंकि एक सामान्य नेचर है कि ईश्वर ने ऊपर वाले ने इंसान की आयु 65 70 80 90 100 रखी है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चे की मृत्यु नहीं होती है, युवा की नहीं होती, कोई की मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन एक सामान्य प्रकृति का नियम है। इसलिए आप स्वस्थ चित्त और होशो हवास वाले गवाह रखें, ताकि आपकी मृत्यु के बाद आपके गवाह बचे रहें, और वो आपकी वसीयत को कभी आवश्यकता पड़ती है तो अदालत में गवाही देकर प्रमाणित कर सकें। तो आज का सर हमारा जो टाइटल है कि क्या बिना गवाहों की वसीयत हो सकती है, बिल्कुल सर बिना गवाहों की वसीयत हो सकती है, लेकिन वो विशेषाधिकार वाली विल है, और जो विशेषाधिकार रहित विल होती हैं उसमें कठोर कानून के नियमों का पालन करना होता है। विशेषाधिकार विल और विशेषाधिकार रहित विल, जिसे प्रिविलेज्ड विल और अनप्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड करके रखा है। तो इसमें मैं आपको सर आगे की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूंगा, और मैं बुक्स में से भी कुछ उदाहरण आपको पढ़कर उसमें बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीज आसानी के साथ समझ में आ सके। तो आइए सर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको आगे की जानकारी में प्रदान करता हूँ। आइए सर, क्या बिना गवाहों के वसीयत हो सकती है? तो जी हाँ सर, वसीयत गवाहों के द्वारा भी हो सकती है और बिना गवाहों के भी हो सकती है, लेकिन बिना गवाहों के जो वसीयत हो सकती है वो एक विशेष कंडीशन में होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दोनों दिए में। अब मैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 66 की प्रारंभ की 2 लाइन पढ़ता हूं, जिससे आपको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 66 में बताया है, विशेषाधिकार वाले विलों को करने की रीति और निष्पादन के नियम इसमें बताए गए सर। विशेषाधिकार वाले विल लेखबद्ध रूप में हो सकते हैं या मौखिक शब्दों द्वारा किए जा सकते हैं। विशेषाधिकार वाले विल लेखबद्ध रूप में हो सकते हैं या मौखिक शब्दों द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब एक चीज तो सर स्पष्ट है कि वसीयत बिना गवाह के हो सकती है, मगर कौन सी वसीयत? जो विशेषाधिकार विल है, जिसको प्रिविलेज्ड विल कहा जाता है। धारा 65 में विशेषाधिकार विल के बारे में बताया गया है, मैं आपको संक्षिप्त में उसके बारे में भी बता देता हूं। कोई सैनिक जो किसी अभियान में नियोजित किया गया है या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ है या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ है, वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी, यदि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो धारा 66 में उपबंधित रीति में विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। ऐसा विल विशेषाधिकार वाले विल कहे जाते हैं, जिसको प्रिविलेज्ड विल भी कहते हैं। इसमें 5 उदाहरण भी दिए हैं सर, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं शॉर्ट में। अब सर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि बिना गवाह के और गवाह के ये दोनों चीजें हैं, लेकिन जो सामान्य जो वसीयत होती है सर, जिसे अनप्रिविलेज्ड विल कहा जाता है, उसमें कठोर कानून के नियमों का पालन करना आवश्यक है। उसकी वजह है सर, उसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि यदि आपने सामान्य विल में कठोर कानून के नियमों का पालन नहीं किया तो ऐसी वसीयत यदि अदालत में कोई मुकदमे के दौरान प्रस्तुत की जाती है, उसको चुनौती दी जाती है, तो जज साहब के द्वारा उसको बारीकी से जांच पड़ताल करके गवाह सबूत लेने के बाद निरस्त भी की जा सकती है। चाहे वो
होलोग्राफिक वसीयत हो, हस्तलिखित वसीयत हो, नोटराइज वसीयत हो या पंजीकृत वसीयत हो, निरस्त की जा सकती है। कठोर कानून के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? वो इसीलिए आवश्यक है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी है सर, धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें ये एक रजिस्टर्ड वसीयत के ऊपर है। इस रजिस्टर्ड वसीयत को धारा 63 के धारा 63 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, इसमें दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। एक बहुत बड़ी बात है सर, पंजीकृत वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण। इस प्रकरण में संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि लीलाबाई नामक एक महिला जो थी, उसके पति का नाम सोहनलाल था। सोहनलाल की मृत्यु हो गई। सोहनलाल की जो संपत्ति थी वो लीला देवी ने उनके भाई के बच्चे धनीराम को रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए दे दी। सोहनलाल जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके भतीजे शिव सिंह मौजूद थे। इनके द्वारा उस वसीयत को चुनौती दी गई कि वो सोहनलाल के भतीजे हैं और धनीराम को यह वसीयत गलत की गई है। इसके विरुद्ध उन्होंने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने शिव सिंह के पक्ष में फैसला दिया, जो भतीजे थे सोहनलाल के। इसके विरुद्ध धनीराम, जो कि लीला देवी के भाई के बच्चे थे, बेटे थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील पेश की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बदल के धनीराम के हक में फैसला दे दिया और उस वसीयत को मान्य किया और रजिस्टर्ड वसीयत को मान्य किया। वेद अनुसार की विधि अनुसार लिखी गई है और शिव सिंह को वो वंचित कर दिया उसके उस संपत्ति से। इसके विरुद्ध शिव सिंह के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया गया, यानी धनीराम की पंजीकृत वसीयत को अमान्य कर दिया गया और शिव सिंह के हक में फैसला दिया गया। इसके विरुद्ध धनीराम के द्वारा विशेष अनुमति से उच्च न्यायालय में अपील की गई, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। सर्वोच्च न्यायालय के भी द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को और जो प्रथम न्यायालय था उसके फैसले को बहाल रखा और रजिस्टर्ड वसीयत को विधि अनुसार निष्पादित नहीं होना मानते हुए उसको निरस्त कर दिया, अमान्य कर दिया और शिव सिंह को सोहनलाल की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना। और यह भी उसमें डिसाइड किया कि यह माना जाएगा कि सोहनलाल निर्वसति मृत्यु को प्राप्त हुआ था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसका भतीजा शिव सिंह उसकी संपत्ति को प्राप्त करेगा। तो सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सर, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। इस पे मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, स्पेशल वीडियो अपलोड किया है ऐतिहासिक फैसले के नाम से, धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का फैसला। क्या रजिस्टर्ड वसीयत रद्द हो सकती है? जी हाँ सर, रद्द हो सकती है। लेकिन चूंकि हमारा टाइटल है आज के जो वीडियो है, क्या गवाहों के बिना वसीयत हो सकती है? बिल्कुल सर, हो सकती है। जो मैंने आपको बताया, प्रिविलेज्ड विल और अनप्रिविलेज्ड विल, जो सामान्य वसीयत होती है उसमें कठोर कानून के नियमों का पालन करना होता है। कठोर कानून के नियम के पालन के लिए मैंने आपको धनीराम का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसलिए उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बताया है कि यदि आपने कठोर कानून के नियमों का पालन नहीं किया तो रजिस्टर्ड वसीयत को भी कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि चाहे वसीयत रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, नोटरीकृत हो या होलोग्राफिक हो या हस्तलिखित हो, उसका कानून के कठोर कानून के नियमों के पालन के तहत लिखा जाना आवश्यक है। गवाहों के साथ लिखा जाना आवश्यक है। गवाहों को अदालत में उसको प्रमाणित भी करना होगा, उसके बाद ही वो अदालत के द्वारा मान्य की जाएगी। वरना इस मामले में तो रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त किया गया। और दूसरा एक और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2021 का फैसला है सर, बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश करके। इसमें जो है कि नोटरीकृत वसीयत को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य किया गया था और इसी के आधार पर उत्तराधिकारियों को उनका हक दिया गया था। ये बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश बनाम 2021 का फैसला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नोटरीकृत वसीयत पे। इस पे मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो और अपलोड किया, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ने ये भी पूछा था कि क्या सर नोटरीकृत वसीयत कोर्ट में मान्य है? तो सर कोर्ट में नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मान्यता दी है सर। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही नोटरीकृत वसीयत को मान्यता देता है तो आप तो अब ये तो सवाल ही नहीं बचा कि क्या कोर्ट में नोटरीकृत वसीयत मान्य होगी या ना होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है नोटरीकृत वसीयत को, बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश 2021 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो सर अलग स्पेशली अपलोड किया है मेरे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए और आम जनता के लिए, जो अक्सर इस प्रकार के सवाल सोचते हैं
और उनके मन में कई विचार पैदा होते हैं, वो परेशान होते हैं, तो आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश के प्रकरण में क्या बताया गया था सर, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। बद्रीलाल और सुरेश, ये सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नोटरीकृत वसीयत है सर। इससे पहला जो मैंने उदाहरण दिया था रजिस्ट्रीकृत वसीयत का था, और चूंकि ये भी हमारे टाइटल से संबंधित है, क्या बिना गवाहों के वसीयत हो सकती है, तो वो तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया प्रिविलेज्ड विल के बारे में। अब जो दूसरा उसका उत्तर है हमारे टाइटल का कि गवाहों के साथ भी हो सकती है और गवाहों के बिना भी हो सकती है। वो गवाहों के साथ होती है तो कठोर कानून के नियमों का पालन करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि धनीराम का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मैंने बता दिया, उसमें रजिस्टर्ड विल को निरस्त कर दिया गया था। उसी प्रकार से नोटराइज विल को बद्रीलाल वाले मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया था। क्यों? क्योंकि उसमें धारा 63 के और अन्य सभी नियमों का पालन किया गया था, कानून के तहत उसको लिखा गया था। तो नोटरीकृत होने के बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्य किया था। बद्रीलाल का मामला क्या है सर, इसमें मांगीलाल और भुवन दो सगे भाई थे। मांगीलाल की एकमात्र पुत्री राम कन्याबाई थी और उनके भाई भुवन के 3 पुत्र सुरेश, दीपक और प्रकाश थे। मांगीलाल जी ने उनकी जीवित अवस्था में एक वसीयत की, उनकी 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन की, जिसमें से 3 बीघा जमीन उन्होंने उनकी बेटी राम कन्याबाई को वसीयत के द्वारा दी और 1-1 बीघा जमीन तीनों भतीजों को दे दी। 6 मई 2009 को यह वसीयत लिखी गई थी मांगीलाल जी के द्वारा। वसीयत लिखे जाने के 20 दिन बाद मांगीलाल जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु होने से पहले उनकी जीवित अवस्था में वसीयत लिखे जाने के 6 दिन बाद ही 6 मई 2009 को वसीयत लिखी गई। उसके 6 दिन बाद ही मतलब 12 मई को एक समझौता लिखा गया राम कन्याबाई और सुरेश के मध्य में। ये दोनों वसीयत गृहीता हैं। राम कन्याबाई वसीयतकर्ता की बेटी हैं और सुरेश वसीयतकर्ता मांगीलाल के भतीजे हैं। इन दोनों ने एक समझौता पत्र तैयार करा और उसके पैरा क्रमांक 8 में ये लिखा कि जो वसीयत मांगीलाल जी के द्वारा की गई है वो निरस्त कर दी गई है, अमान्य कर दी गई है। और इस नई समझौते के आधार पर 5 बीघा जमीन राम कन्याबाई को मालिकाना हक में दी गई और सुरेश 2 बीघा 3 बिस्वा का मालिक हो गया। 5, 2, 7 बीघा 3 बिस्वा हो गई, जबकि वास्तव में उसके पास जमीन थी 6 बीघा 10 बिस्वा। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में लिखा हुआ है। यह जमीन ग्राम जालोद, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का मामला है ये। अब उन्होंने गांव के हिसाब से जो भी लिखा पढ़ी की हो, लेकिन उस लिखा पढ़ी में उनको ये भी नहीं पता था कि 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन ज्यादा लिख रहे हो, क्योंकि 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन तो कुल है। 5 बीघा को राम कन्याबाई को अगर दे दिया तो, और 2 बीघा 3 बिस्वा सुरेश को दे दिया तो फिर बची क्या? बाकी के 2 भतीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वसीयतकर्ता मांगीलाल को मुख्य पक्षकार के रूप में सर इसमें नहीं बनाया गया था, जबकि ये नेसेसरी प्रावधान है। हमने देखा है कि वसीयत को अगर निरस्त किया जाता है, नई वसीयत बनाकर पुरानी वसीयत को निरस्त किया जाता है, तो नई वसीयत बनाई जाती है और उसमें वसीयतकर्ता ही मुख्य रूप से घोषणा करता है और उसमें जो गवाह होते हैं या रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या नोटराइज जो भी होती है, तो वो विधि अनुसार उसको निष्पादित किया जाता है। इसमें वसीयतकर्ता मांगीलाल को मुख्य पक्षकार नहीं बनाया गया था। वसीयत नहीं सर, समझौते में जो वसीयत का निरस्तीकरण का जो समझौता तैयार किया गया था, उसमें मांगीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया था, मुख्य पक्षकार। सिर्फ 3 पेजों में ये समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसके पहले और दूसरे पेज पे सुरेश और राम कन्याबाई ने दस्तखत किए थे और तीसरे पेज पे मांगीलाल के दस्तखत, बाईं तरफ हाशिए में अंगूठे का निशान सिर्फ लगा था और कुछ नहीं था। उसका कहीं भी उल्लेख नहीं था, ना उसको मुख्य पक्षकार बनाया था, सिर्फ उसका अंगूठा लगवा लिया गया था। अब वो होश में था कि बेहोश में था कि मरणासन हालत में था? क्यों? क्योंकि 12 मई 2009 को ये समझौता लिखा गया था वसीयत को रद्द करने का, और उसके कुछ दिन बाद ही मतलब 20 मई को 20 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब उसके 12, 13, 14 दिन, 15, 16 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी हालत तो हम सर समझ सकते हैं कि वो को बहुत होश आवास में अस्वस्थ तो होगा नहीं मांगीलाल, उसका अंगूठा लगवा लिया था। अब ये लोगों ने जो आपस में, अच्छा इसमें 2 भाइयों को जो सुरेश कहते हैं उनको तो कोई सूचना पक्षकार कुछ भी नहीं बनाया गया था, ऐसा कुछ जजमेंट में लिखा भी नहीं है सर। अब सर ये जो समझौता तैयार कर लिया, इस समझौते के आधार पे राम कन्याबाई ने 5 बीघा जमीन एक थर्ड पार्टी बद्रीलाल को विक्रय कर दी। बद्रीलाल उसके आधार पर हक जताने आ गया, कब्जा लेने आ गया। सुरेश परेशान हो गया कि मेरी 2 बीघा 3 बिस्वा जमीन भी चली जाएगी, तो अदालत में पहुंचा जज साहब के सामने शाश्वत निषेधाज्ञा का दावा लेके।
और उसने मांग की कि उसकी जो 2 बीघा 3 बिस्वा जमीन है उसके कब्जे में बद्रीलाल हस्तक्षेप न करे। अब ये दावा चल ही रहा था। इस बीच राम कन्या बाई ने 5 बीघा जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बद्रीलाल के हक में करा दिया। तो सुरेश ने दावा विचारण के दौरान ही दावे में संशोधन किया कि ये जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया गया है ये भी उसके मुकाबले में शून्य है, हक के मुकाबले में इसको शून्य किया जाए। अब ये जो सर मामला है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही थी कि ये इसमें जो वसीयत निष्पादित की गई थी, ये मामला आगे भी चला सर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। वहां उसमें अंत में वसीयत को मान्यता दी गई थी और वसीयत के आधार वसीयत को सही माना गया था। अब चूंकि इसमें जो वसीयत है ये PW6 नोटरी एडवोकेट सरोज वकील साहब के द्वारा बनाई गई थी, उनके रजिस्टर की में प्रविष्टि की गई थी और अदालत में उन्होंने गवाह भी दिए थे और एक PW4 ईश्वर लाल के भी गवाह अदालत में हुए थे। धारा 63 के प्रावधानों का पूरा पूरा पालन किया गया था और चूंकि जो समझौते के जरिए जो वसीयत रद्द करना लिखा था तो ये विधि अनुसार रद्द नहीं किया गया था। धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में कानूनी प्रावधान बताए गए हैं वसीयत को रद्द करने के, उनका पालन नहीं किया गया था। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समझौते विलेख को अमान्य कर दिया, वसीयत को मान्य माना और जो बद्रीलाल है और अन्य लोग हैं, चूंकि मांगी लाल ने बिना बंटवारा किए उसकी जमीन की वसीयत कर दी थी तो सभी लोग बंटवारा करा के अपने अपने हिस्से की जमीन लेने के अधिकारी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला पारित कर दिया गया। इसमें सर नोटरीकृत वसीयत को मान्य कर दिया गया था। वकील साहब के द्वारा नोटरीकृत की गई थी। पहले के उदाहरण में रजिस्टर्ड वसीयत को अमान्य कर दिया, दूसरे उदाहरण में नोटरीकृत वसीयत को मान्य किया। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि कानूनी प्रावधानों के पालन करते हुए जो वसीयत बनाई जाएगी उसको अदालत में मान्य किया जाएगा। कोई रजिस्टर्ड होने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है क्यों, क्योंकि अगर सर्वोच्च रजिस्टर्ड करने से ही अगर वसीयत वैध हो जाती तो धनीराम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त नहीं किया जाता। इसी प्रकार से कानून के प्रावधान के तहत बनाई गई नोटरी वकील साहब के द्वारा सत्यापित की गई वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया और उसको विधि अनुसार प्रमाणित माना। तो टोटल मिला के क्या गवाहों के बिना वसीयत हो सकती है? जी हाँ सर, हो सकती है और बिना गवाहों के भी हो सकती है।